नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती तीनों की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षण विधि लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो हमने पहला प्रश्न लिया है, किशोरावस्था को तूफान व संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है कोल व ब्रूस ने, बी ऑप्शन है स्टेनले हॉल, सी ऑप्शन है पावलोव और डी ऑप्शन है सिम्पसन। तो यहाँ पर किसने ये कहा है कि किशोरावस्था को तूफान व संघर्ष की अवस्था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा स्टेनले हॉल। ठीक है, स्टेनले हॉल इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है अभिवृद्धि से आशय है। अभिवृद्धि से क्या आशय है ये आपको बताना है। शैक्षिक स्तर में वृद्धि, मानसिक स्तर में वृद्धि, शारीरिक स्तर में वृद्धि या फिर संवेगात्मक स्तर में वृद्धि। जब भी दोस्तों अभिवृद्धि की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो टिक करेंगे सही उत्तर शारीरिक वृद्धि। शारीरिक स्तर में जब वृद्धि होती है, जब हमारे शारीरिक जो अंग हैं इनमें जब वृद्धि होती है तो हम इसे अभिवृद्धि कहते हैं। देखिए, अभिवृद्धि और विकास दोनों में फ़र्क है। जो अभिवृद्धि होती है वो सिर्फ शारीरिक स्तर से संबंधित होती है, यानी शरीर के अंगों में वृद्धि होना अभिवृद्धि कहलाता है। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास में हम सभी पक्षों को लेंगे, चाहे वो शैक्षिक स्तर हो, चाहे वो मानसिक स्तर हो, चाहे वो शारीरिक स्तर हो, चाहे वो संवेगात्मक स्तर हो। विकास के अंतर्गत हम सभी स्तरों को लेते हैं। लेकिन अगर अभिवृद्धि की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हम शारीरिक अंगों की बात करेंगे। शारीरिक अंगों में वृद्धि अभिवृद्धि कहलाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, किस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है? गर्भावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि किस अवस्था में बालक जो है वो आत्म केंद्रित होता है, यानी वो अपने में ही मगन रहता है, आत्म केंद्रित होता है। वो उसको दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता, सिर्फ अपने पर वो ध्यान केंद्रित करता है। वो कौन सी अवस्था होती है? देखिए, गर्भावस्था में तो बालक समझ ही नहीं पाता कि क्या करना है। उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें जान होती है लेकिन और वो कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पर गर्भावस्था तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें प्रौढ़ावस्था में आदमी बहुत समझदार हो जाता है तो वहाँ पर आत्म केंद्रित की तो बात ही नहीं आती। आत्म केंद्रित भी हो सकता है और दूसरों के प्रति भी सजग हो सकता है, तो प्रौढ़ावस्था भी गलत उत्तर होगा। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा बाल्यावस्था। किस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है? तो वो अवस्था होगी आपकी बाल्यावस्था। क्लियर हो गई बात? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और उसमें पूछा जा रहा है कौन सी संवेगात्मक अवस्था नहीं है पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है संकेतात्मक गामक अवस्था। देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। पहली कौन सी है? संवेदना गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और जो चौथी है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है संकेतात्मक गामक अवस्था, जो कि गलत है। और इसका जो चौथा कौन सा होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, किस उम्र अवधि में संवेग अधिक उग्र होते हैं? यानी किस उम्र में जो संवेग होते हैं बालक के वो बहुत उग्र हो जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। देखिए, ये चीज़ तो हमें पता है कि जो संवेग है बहुत ज़्यादा उग्र कब होते हैं? वो किशोरावस्था में उग्र होते हैं। और यहाँ पर अवस्थाएं नहीं दे रखी, यहाँ पर उम्र अवधि दे रखी है।
तो यहाँ पर किशोरावस्था की जो उम्र अवधि होगी वो कौन सी है, वो है 13 से 18। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 13 से 18। ठीक है, 13 से 18 की उम्र अवधि में संवेग अधिक उग्र होते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक स्तर में शामिल नहीं है। देखिए कोहलबर्ग के कितने स्तर है, नैतिक कितने स्तर है, 3 नैतिक स्तर है। कौन कौन से हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। ये जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वर्तमान परंपरागत स्तर, ये जो ऑप्शन है ये नैतिक स्तर में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा वर्तमान परंपरागत स्तर। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर पूछा जा रहा है कोहलबर्ग के नैतिक स्तर में शामिल नहीं है। देखिए ये 3 तो शामिल हैं, ऊपर वाले ABC तो शामिल हैं, क्योंकि अगर कभी ये पूछा जाए कोहलबर्ग के नैतिक स्तर कौन कौन से हैं तो वो 3 हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं है, तो वो वर्तमान परंपरागत स्तर शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उदासीनता, दिवास्वप्न, स्वच्छंदता और बहिर्गामी प्रवृत्ति का वाहक है। अब यहाँ पर यह बताना है कि ये जो चारों प्रवृत्तियाँ हैं ये किस अवस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में कि किशोरावस्था में कि दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो उदासीनता और आपका दिवास्वप्न, स्वच्छंदता और बहिर्गामी जो प्रवृत्ति होती है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा किशोरावस्था। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यह किसने कहा। कोहलर, पियाजे, मुनरो व सिम्पसन। यहाँ पर आपको सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 में से कौन सा सही है ये आपको बता रही है। ये एक डेफिनेशन है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ये किसने कहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने कोहलर, पियाजे, मुनरो या फिर सिम्पसन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन सही होगा मुनरो। मुनरो ने कहा है विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। आगे देखते हैं, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ये एक विकास सिद्धांत था मनोलैंगिक, ठीक है, ये किसने दिया। फ्रायड ने दिया, पियाजे ने दिया, एरिक्सन ने दिया या फिर कोहलबर्ग ने दिया। तो यहाँ पर ये आपको बताना, अगर बात कभी आएगी मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की तो वहाँ पर जो उत्तर होगा सही वो होगा फ्रायड। देखिए फ्रायड को कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर हम याद रख सकते हैं एफएम तो आपने खूब सुना होगा ना, ठीक। तो फ्रायड से आपका क्या हो गया, फ्रायड से आपका हो गया, एफ से हो गया फ्रायड और एम से क्या हो गया, एम से हो गया मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ठीक है, याद रहेगा। एफएम तो याद रहेगा। एफएम में एक ट्रिक छोटी सी समझ लेते हैं कि एफ से हो गया फ्रायड और एम से हो गया मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया। देखिए अब आ गया मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है फ्रायड, पियाजे, एरिक्सन या फिर कोहलबर्ग। ठीक है, तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया, तो ये आपके सामने जो इसका उत्तर सही होगा वो होगा एरिक्सन। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, इसको भी समझने के लिए हमें ज़रूरी है, इसको हम समझ लेते हैं ऐसे, EMS। ठीक है, EMS आपने खूब सुना होगा, ये एक कोरियर कंपनी है। तो EMS आपने सुना होगा, तो यहाँ पर E से हम क्या समझ लेते हैं, E से समझ लेते हैं हम क्या हो जाएगा एरिक्सन, और MS से क्या समझेंगे मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, क्लियर हो गई बात। E से हो गया एरिक्सन, MS से हो गया मनोसामाजिक सिद्धांत। क्लियर हो गई बात। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, EMS याद रहेगा, FM याद रहेगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया, फ्रायड, पियाजे, एरिक्सन या फिर ऑप्शन है कोहलबर्ग। तो ये तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया, वो दिया है आपके पियाजे महोदय ने। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया, फ्रायड, पियाजे, चोम्स्की या फिर कोहलबर्ग। तो यहाँ पर भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया है आपके चोम्स्की साहब ने। ठीक है, तो इनको कैसे याद रख सकते हैं, इनको याद रखते हैं CL से याद रख सकते हैं।
ठीक है। CL से याद रखेंगे, C से क्या होगा, C से हो जाएगा आपका चोम्स्की और L से हो जाएगा लैंग्वेज। ठीक है, C से हो गया चोम्स्की और L से हो गया लैंग्वेज, तो यहाँ पर हम याद कर सकते हैं CL। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया। तो नैतिक विकास सिद्धांत के सामने ऑप्शन आपके सामने हैं, फ्रायड, पियाजे, चोम्स्की और कोहलबर्ग। तो नैतिक विकास सिद्धांत आपको याद होना चाहिए, वो दिया है कोहलबर्ग ने। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया कोहलबर्ग ने। क्लियर। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना। देखिए कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना। देखिए जो साइकोलॉजी शब्द है वो साइकी और लोगस शब्द से बना है। ठीक है, याद रहेगा, देख लीजिए, साइकी और लोगस शब्द से बना हुआ है। साइकी का मतलब होता है आत्मा। क्लियर हो गई बात। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी साइकोलॉजी का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आत्मा का अध्ययन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो शब्द है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है ये किस भाषा के शब्द से बना हुआ है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये चीज़ क्लियर हो गई, साइकी प्लस लोगस। और ये किस भाषा के शब्द हैं, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य निम्न में से नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन से ऑप्शन में मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन देखें, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, व्याख्या एवं स्पष्टीकरण, वर्णन एवं मापन, प्रशासन एवं प्रबंध। देखिए मनोविज्ञान की जब बात आएगी तो वहाँ पर प्रशासन एवं प्रबंध नहीं आएगा। ठीक है, तो मनोविज्ञान के जो प्रमुख लक्ष्य नहीं है वो प्रशासन एवं प्रबंध नहीं है, जबकि ये जो तीनों ऑप्शन हैं आपके ABC, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, व्याख्या एवं स्पष्टीकरण, वर्णन एवं मापन, ये तीनों मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य हैं। दोस्तों इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप www.dled.in पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, समग्रवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, वर्तीमर, कोहलर, लेविन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 जो है वो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। देखिए जो समग्रवाद होता है इसके जो प्रवर्तक माने गए हैं, वर्तीमर, कोहलर, लेविन, कोफ्का, ये प्रमुख रूप से माने गए हैं। और इसमें एक और प्रश्न आता है कि समग्रवाद के जो मुख्य प्रकरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो समग्रवाद के मुख्य प्रकरण आप लोग नोट कर सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। समग्रवाद के जो मुख्य प्रकरण हैं, ठीक है, वो कौन है, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और अंतर्दृष्टि। आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, विरोध का नियम या फिर संयोग का नियम, ये आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो वंशानुक्रम का नियम नहीं है, ये आपको बताना है। तो समानता का जो नियम है, भिन्नता का नियम है, विरोध का नियम और संयोग का नियम। तो यहाँ पर कौन सा नियम नहीं है, वो नियम नहीं है विरोध का नियम। बाकी के जो 3 हैं, समानता का नियम, भिन्नता का नियम और संयोग का नियम, ये तीनों वंशानुक्रम का नियम हैं। लेकिन जो विरोध का नियम है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पर्सनालिटी पर्सोना नामक शब्द से बना है। जो आपके सामने भाषाएं दे रखी हैं, किस भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न तो प्रश्न में ही छिपा है। जिसे पर्सनालिटी शब्द किस शब्द से बना है, तो वो पर्सोना नामक शब्द से बना है। ठीक है, किससे बना है, पर्सोना नामक शब्द से बना है। और ये जो पर्सोना शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और जो पर्सोना का अर्थ होता है वो होता है मुखौटा।
ठीक है, याद रहेगा। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, और आपके सामने परिवार, समाज और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो उसको कौन कौन प्रभावित करता है? देखिए, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार भी प्रभावित करता है, समाज भी प्रभावित करता है। तो इसका ये अर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको कई लोग प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, समाज हो गया, अध्यापक हो गए, सहपाठी हो गए, ये सभी लोग समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20, व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक है। फ्रायड, शेल्डन, आलपोर्ट या फिर गार्डनर मर्फी। तो व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। इसका क्या उत्तर होगा? व्यक्तित्व का जो शरीर रचना सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? वो हैं आपके शेल्डन। क्लियर हो गई बात? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शेल्डन। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए, अभी व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत हमने पढ़ा? शरीर रचना सिद्धांत पढ़ा। अब इसके बाद व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें। देखिए, अभी मैंने कई बार बताया हुआ कि अगर कभी मांग की बात आए तो वहाँ पर सदैव आएगा मैस्लो, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ट्रिक लगाई थी कि मैस्लो, मसालों की मांग बहुत है, तो मैस्लो से हो गया मसाला और मांग से हो गया मांग सिद्धांत। क्लियर हो गई बात? तो मैस्लो की जब मांग सिद्धांत की बात आएगी तो मैस्लो इसके प्रतिपादक होंगे। ईदम अहम पराहम किस सिद्धांत के प्रत्यय हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत, अस्तित्ववादी सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ईदम अहम पराहम ये किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अभी हमने बताया था, ट्रिक याद कर लीजिए, FM, F से हो गया फ्रायड, M से हो गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं, मानक अनुसार लिखित परीक्षाएं कराना किसके अंतर्गत आता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अंतर्संबंध, संसाधन, शिक्षण अधिगम सामग्री और मूल्यांकन। तो देखिए, मानक अनुसार लिखित परीक्षाएं कराना ये किसके अंतर्गत आएगा? देखिए, जब हम लिखित परीक्षाएं करा रहे हैं यानी व्यक्ति या फिर बालक का जो हम मूल्यांकन करना चाह रहे हैं तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों में सम्मिलित नहीं है। विशिष्ट बालक कौन होते हैं ये आपको पता होना जरूरी है। देखिए, विशिष्ट बालक वो होते हैं, मतलब सामान्य बालकों के अलावा जितने भी बालक होते हैं वो सभी विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर विशिष्ट बालकों में कौन सम्मिलित नहीं है? सामान्य बालक सम्मिलित नहीं, यानी सामान्य बालकों के अलावा जितने भी बालक हो, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे प्रतिभाशाली हों, चाहे वो दिव्यांग हों, किसी भी तरह के बालक हो, वो सभी बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक होगा। अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, देखिए इसमें हमें याद होना जरूरी है कि कौन से बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यानी बुद्धिहीन की कितनी होती है, पिछड़े बालक की कितनी होती है, सामान्य बालक की कितनी होती है और प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 प्लस। ठीक है, 140 या फिर 140 से ऊपर की जो बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, नए व अमूल्य विचारों को प्रतिपादन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी नए व अमूल्य विचारों को अगर प्रतिपादित किया जा रहा है तो उस क्षमता को क्या कहेंगे? उस क्षमता को हम कहते हैं सृजनात्मकता। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, तो ये क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्लियर हो गई बात? तो इसको कौन निर्माण करता है? आपके सामने ऑप्शन है, NCERT, SCERT, NCTE, MHRD। अब इनके फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं, आपको आते होंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा NCERT। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है, याद रहेगा। ठीक है, दोनों चीज़ याद कर लीजिए। मेंटेलिटी ऑफ एप्स किसकी पुस्तक है? कोहलर, थॉर्नडाइक, कोल व ब्रूस, और डी ऑप्शन है पावलोव। ये क्वेश्चन मैं अपने कम्युनिटी टैब यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूछ चुका हूँ।
इसमें कई लोगों ने उत्तर दिया, लेकिन मोस्टली लोगों ने गलत उत्तर दिया। कई लोगों ने उत्तर क्या दिया है, कोल व ब्रूस, जो कि बिल्कुल गलत है। मेंटेलिटी ऑफ एप्स, यहाँ पर एप्स की बात हो रही है, यानी हम कह सकते हैं एक तरीके का बंदर होता है। और बंदर किससे संबंधित होता है, वो संबंधित है कोहलर से। ठीक है, कोहलर ने चिंपैंजी पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर जो बंदर कनेक्ट होगा वो कोहलर से कनेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो मेंटेलिटी ऑफ एप्स है ये किसने लिखी, ये कोहलर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान कहाँ है? देहरादून, हैदराबाद, मुंबई या फिर कोलकाता? तो यहाँ पर इसका क्या सही उत्तर होगा, राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान कहाँ है, मुंबई में है। क्लियर हो गई बात, याद कर लीजिए। यदि किसी छात्र को अपमानित किया जाए तो उसमें हीन भावना पैदा हो सकती है, उसमें घृणा की भावना पैदा हो सकती है, वह अपराधी बन सकता है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि अगर आप किसी छात्र को अपमानित कर रहे हैं तो उसमें हीन भावना भी आ सकती है, घृणा की भी भावना आ सकती है, और वो अपराधी भी बन सकता है। क्लियर हो गई बात, ये तीनों ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है, ब्रेल लिपि सहायक है। ठीक है, ब्रेल लिपि सहायक है, तो ये किन के लिए सहायक है? श्रवणहीन बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, अस्थिबाधित बच्चों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से जो भी ऑप्शन सही है वो नीचे हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि ब्रेन जो लिपि है, ब्रेल लिपि किसके लिए सहायक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। इस वीडियोस की PDF पाने के लिए www.dlted.in पर जरूर विजिट करें। फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।